डेफिनेशन दिया हुआ है की मैनेजरियल पर्सन का। की मैनेजरियल पर्सन कौन होता है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर अप किया था, बताया था की मैनेजरियल पर्सन में कौन कौन आते हैं। CFOs आते हैं, CEO आते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज आते हैं। तो ये लोग आपके की मैनेजरियल पर्सन के डेफिनेशन में आते हैं। तो वो की आपके थे की मैनेजरियल पर्सनल, यहाँ पे टर्म यूज किया गया है की मैनेजरियल पर्सन। ठीक है, की मैनेजरियल पर्सन कौन होता है आपका। द कॉन्सेप्ट ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द सेक्शन 2 सबसेक्शन 51। सेक्शन 2 सबसेक्शन 51 में पहली बार की मैनेजरियल पर्सन का टर्म यूज किया गया अंडर कंपनी एक्ट 13। एवरी प्रेस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी शैल हैव की मैनेजरियल पर्सन एंड एवरी कंपनी सेक्रेटरी एज ए की मैनेजरियल पर्सन shall be appointed by the resolution of the board. That means as a key managerial person shall be appointed by the resolution of the board. मतलब कि हर एक कंपनी को हर एक प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी, मतलब कुछ रूल्स बताए हुए हैं कि इन टाइप के कंपनीज को क्या करना होगा, एक कंपनी सेक्रेटरी रखना होगा। वो प्रेस्क्राइब्ड टर्म यूज किया गया है, ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज, कुछ प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी बताया गया, मतलब कुछ क्लास ऑफ कंपनीज हैं जिनको क्या करना होगा, जिनको कंपनी सेक्रेटरी को रखना होगा अपनी कंपनी में एज ए की मैनेजरियल पर्सन। की मैनेजरियल पर्सन किसको अपॉइंट किया जाएगा, CS को। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, नेक्स्ट डेफिनेशन है वन पर्सन कंपनी का। वन पर्सन कंपनी के डेफिनेशन में क्या बोला गया, इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी हैविंग ओनली वन मेंबर एंड एटलीस्ट वन डायरेक्टर। मतलब वन पर्सन कंपनी आप नाम से समझ रहे हो कि ऐसी कंपनी जिसमें जो सिर्फ एक इंसान के होने से फॉर्म हो जाए, कंपनी का फॉर्मेट कंप्लीट हो जाए। मतलब एक इंसान ही चाहे तो कंपनी को लॉन्च कर सकता है, उसमें एक ही इंसान चाहेगा, अगर सिंगल मेंबर भी रहेगा तो भी वो एक कंपनी का एक फॉर्मेट में अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकता है। तो वन पर्सन कंपनी कैसा कंपनी होता है, एक प्राइवेट कंपनी ही होता है जिसके नाम में एक ही मेंबर होता है और एटलीस्ट वन डायरेक्टर होता है। और मान लो अगर दो मेंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, दो मेंबर्स रहेंगे, एक मिनिमम मेंबर्स अलाउड है, तो एक मिनिमम मेंबर रहेगा तो भी कंपनी लॉन्च हो सकता है, तो हो जाएगा वन पर्सन कंपनी। लेट अस सपोज दो मेंबर है तो भी चलेगा, पर एटलीस्ट वन डायरेक्टर बोला है। दैट मीन्स अगर मान लो कि एक ही इंसान है, वो एक ही इंसान जो है एक ही इंसान है और वो अपने वन पर्सन कंपनी लॉन्च कर देता है, एक्स्ट्रा कोई मेंबर ही नहीं है उस कंपनी में, तो डायरेक्टर कहाँ से लाएगा, तो वो वही खुद ही डायरेक्टर बन जाएगा। द सेम मेंबर विल टर्न आउट टू बी अ डायरेक्टर, तो वन मेंबर वन डायरेक्टर अपने आप में बन सकता है। पर एक फ़ायदा होता है वन पर्सन कंपनी के केस में कि आपको ज़रूरी नहीं होता कि हर साल क्या करो, एक AGM होल्ड करो। देर इज़ नो कंपल्सन टू होल्ड एन AGM, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने का कोई कंपल्सन नहीं होता है। कन्वर्सन ऑफ एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनीज, मतलब कि अगर कोई एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनी पहले से है और वो वन पर्सन कंपनी बनना चाहती है तो उसको परमिशन दिया गया है कंपनी लॉ में, पर शर्त क्या है, और उसका पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ ₹50 लाख एंड टर्नओवर ऑफ 2 करोड़ इंटू वन पर्सन कंपनी इज परमिटेड। मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी जो एग्जिस्टिंग है पहले से, अगर उसका 50 लाख का टर्नओवर है और 2 करोड़ का, 50 लाख का पेड अप कैपिटल और 2 करोड़ का टर्नओवर है, तो वो वन पर्सन कंपनी में खुद को कन्वर्ट कर सकता है। कन्वर्जन इज पॉसिबल। किसके लिए पॉसिबल है, किस टाइप के कंपनी के लिए, तो लिख लेते हैं। वन पर्सन कंपनी पहला हो तो अपने आप में क्या होता है, वन पर्सन कंपनी पहला तो अपने आप में क्या होता है, प्राइवेट कंपनी होता है। ठीक है, और किस तरह की कंपनीज को कन्वर्ट किया जा सकता है,
अगर प्राइवेट कंपनी खुद को ओपीसी बनाना चाहे तो कितना होना चाहिए उसका पेड अप कैपिटल? उसका पेड अप कैपिटल होना चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए 50 lakhs और टर्नओवर कितना होना चाहिए? 2 करोड़। तो वो कंपनी जो है वो खुद को कन्वर्ट कर सकता है किस में? 1 पर्सन कंपनी में। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। क्या बोला अपॉइंटमेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स में? एवरी लिस्टेड कंपनी कैन अपॉइंट एन इंडिविजुअल ऑडिटर फॉर 5 years। मतलब हर कंपनी चाहे तो एक ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है 5 साल के लिए। मतलब कंपनी अगर कोई भी ऑडिटर को अपॉइंट करता है तो मैक्सिमम 5 साल तक उस कंपनी का वो ऑडिट करेगा। एंड अ फर्म ऑफ ऑडिटर्स फॉर 10 years। और किसी फर्म ऑफ ऑडिटर्स को अपॉइंट किया गया, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को अगर ऑडिट के लिए अपॉइंट किया गया है किसी कंपनी के द्वारा, तो वो उस कंपनी का ऑडिट कितना साल तक कर सकता है? 10 years का। पर ये 5 और 10 years का जो कैलकुलेशन है ये कहाँ से स्टार्ट होगा? दिस 5 and 10 years commences फ्रॉम द डेट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। मतलब जिस दिन उन्हें अपॉइंट किया गया वहाँ से 5 साल तक अगर वो इंडिविजुअल है, मतलब कोई एक नॉर्मल अकाउंटेंट को, कोई एक नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट को, इंडिविजुअल को, किसी एक पर्सन को आपने अपॉइंट किया है एज एन ऑडिटर ऑफ योर कंपनी, तो 5 साल तक आपकी कंपनी ऑडिट कर सकता है। और अगर फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स या फर्म ऑफ ऑडिटर्स, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है और उसको ऑडिटर्स फर्म है, अगर आपने उसको अपॉइंट किया अपनी कंपनी को ऑडिट के लिए, आप 10 साल तक उससे ऑडिट करवा सकते हो सेम कंपनी से अपनी कंपनी का। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, मतलब फिक्सिंग ऑफ अ हाई कोरम। ये करने के लिए, ये फिक्स करने के लिए प्रॉब्लम को कि लोग जनरल मीटिंग में आते ही नहीं है। कोई भी जनरल मीटिंग हेल्ड किया जाता है कंपनी में, उसमें शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट ही नहीं करते, उनको मतलब ही नहीं रहता है, तो मीटिंग का फ़ायदा क्या? इसीलिए कोरम का कॉन्सेप्ट रखा गया कंपनी लॉ में कि जब भी कोई कंपनी अपना मीटिंग होल्ड करती है तो उसमें ये चीज़, ये प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए कि अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन, जितना अधिक हो सके उतना जितना अधिक हो सके पार्टिसिपेशन हो शेयर होल्डर्स का, कि वो आए मीटिंग को अटेंड करें, अपना एडवाइस दें। इसके लिए कोरम का कॉन्सेप्ट लाया गया कि मतलब अगर आप कोई मीटिंग करते हो, मिनिमम इतने मेंबर्स आपके मीटिंग में पर्सनली प्रेजेंट रहने ही चाहिए, तभी आपके मीटिंग को वैलिड माना जाएगा। मतलब कि अगर मान लो आप मीटिंग करते हो, कोई आता ही नहीं है, 5,000 10,000 लोगों का मेंबर्स का आपका कंपनी है, आपकी कंपनी में 5-7 हज़ार शेयर होल्डर्स हैं मान लो, और कोई भी आता नहीं मीटिंग अटेंड करने, तो कोई फ़ायदा है क्या मीटिंग करके? इसीलिए कोरम का कॉन्सेप्ट लाया गया कि मिनिमम इतने मेंबर्स आपको अपनी मीटिंग में बुलाने होंगे, मिनिमम उतने मेंबर्स अगर अटेंड करेंगे तभी आपका मीटिंग जो है वो वैलिड माना जाएगा। ये है कोरम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्या बोला कोरम के कॉन्सेप्ट में? और फिक्सिंग ऑफ अ हाई कोरम in comparison of earlier requirement will ensure greater participation by the shareholders। मतलब कि शेयर होल्डर्स अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें मीटिंग में, इसके लिए कोरम का कॉन्सेप्ट लाया गया। कोरम का कॉन्सेप्ट है क्या कि मिनिमम इतने मेंबर्स तो चाहिए ही चाहिए आपके मीटिंग में, तभी आपके कंपनी के मीटिंग को वैलिड माना जाएगा। तो क्या है उस कॉन्सेप्ट में, आगे पढ़ो क्या बोला गया? बोला गया फॉर लेस देन 1000 मेंबर्स 5 मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट। मतलब अगर आपका 1000 मेंबर से अधिक, 1000 मेंबर से कम अगर आपकी कंपनी में मेंबर्स हैं, मतलब आपकी कंपनी में 1000 से कम शेयर होल्डर्स हैं, तो आप कोई भी मीटिंग हेल्ड करते हो तो उसमें कितने मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट रहने चाहिए? मिनिमम
5 मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट। आपकी कंपनी में अगर 1000 से लेके 5000 तक शेयर होल्डर्स हैं तो कितने मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट रहना चाहिए मीटिंग में, तभी मीटिंग को वैलिड माना जाएगा। 1000 से 5000 अगर शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में, मेंबर्स हैं 1000 से 5000, तो 15 मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट। और अगर मोर देन 5000 मेंबर्स आपके कंपनी में हैं तो 30 मेंबर्स को पर्सनली प्रेजेंट रहना होगा, तभी आपके कंपनी के मीटिंग को वैलिड माना जाएगा। तो कोरम एग्जैक्टली है क्या कि मिनिमम इतने मेंबर्स आने चाहिए, है ना। तो कोरम के कॉन्सेप्ट को अगर हम लिखना चाहें शॉर्ट में, ये तो इतना बड़ा है, अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहो मैं आपको लिखा देता हूँ, लिख लो तो दैट आपको याद रहेगा। कोरम का मतलब क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स should be पर्सनली प्रेजेंट। मतलब मिनिमम इतने नंबर्स आपके मीटिंग में पर्सनली प्रेजेंट रहेंगे तभी इन एनी जनरल मीटिंग। मतलब आपके किसी भी जनरल मीटिंग में पर्सनली इतने मेंबर्स प्रेजेंट रहेंगे तभी आपके मीटिंग को क्या माना जाएगा, वैलिड। और जनरल मीटिंग टर्म यूज़ किया गया है, इसका मतलब एनुअल जनरल मीटिंग मतलब साल भर में जो एक बार मीटिंग होता है, ईजीएम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में जो मीटिंग रखा जाता है, या क्लास मीटिंग। ये हम लोग डिस्कस करेंगे कमिंग चैप्टर्स में कितने तरीके के मीटिंग्स होते हैं। तो कि कैसा भी टाइप का मीटिंग हो, क्योंकि टर्म यूज़ किया गया है जनरल मीटिंग जीएम, तो आपकी कंपनी का कोई भी जीएम हो उसमें मिनिमम जो नंबर ऑफ पर्सनस, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए उसे ही कहा जाता है कोरम। ठीक है। प्राइवेट कंपनी के केस में कितने मेंबर्स अगर पर्सनली प्रेजेंट रहेंगे तो कोरम फुलफिल हो जाएगा, या यूँ कहें कि मान लिया जाएगा मीटिंग वैलिड रहा। प्राइवेट कंपनी के केस में अगर 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट हैं तो मान लिया जाएगा कि उस कंपनी का मीटिंग वैलिड है या कोरम फुलफिल हो गया। अगर पब्लिक कंपनी हो तो पब्लिक कंपनी केस में पब्लिक कंपनी के केस में अगर हजार से कम शेयर होल्डर्स हैं तो कितने मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट रहना चाहिए, 5।
5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट रहना चाहिए तो कोरम फुलफिल होगा। अगर आपकी कंपनी में, अगर आपका पब्लिक कंपनी है और उसमें हज़ार से लेके 1000 से ज़्यादा और 5000 से कम मेंबर्स हैं, और अगर आपका पब्लिक कंपनी है तो कितने मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट रहेंगे तो कोरम फुलफिल होगा, या यूँ कहें कि मीटिंग वैलिड माना जाएगा 15। और अगर आपकी कंपनी में 5000 से अधिक लोग हैं, 5000 से अधिक शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, तो कितने मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट रहना चाहिए? 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट रहना चाहिए, तभी आपकी कंपनी का कोरम फुलफिल होगा, आपकी मीटिंग का कोरम फुलफिल होगा। ठीक है, ये आप लोग लिख लो। नेक्स्ट हम लोग फिर जाते हैं थ्योरी में। नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन ऑफ कैपिटल। क्या है? रिडक्शन ऑफ कैपिटल। क्या बोला गया रिडक्शन ऑफ कैपिटल के बारे में? नो रिडक्शन ऑफ कैपिटल इज अलाउड इफ द कंपनी इज इन अ पोजीशन ऑफ एरियर ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बिफोर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट। मतलब कोई कंपनी चाहे कि अपने कैपिटल को रिड्यूस करना चाहे तो रिड्यूस नहीं कर सकता है अगर उसने लोगों का डिपॉजिट एक्सेप्ट किया हुआ है और उसका पेमेंट में एरियर है, मतलब पेमेंट नहीं किया हुआ है तो। नेक्स्ट टॉपिक बोला गया प्रोविज़न ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट। मतलब कि कंपनी एक्ट 2013 आने के बाद से शेयर्स को डिस्काउंट में इशू करने से प्रोहिबिट कर दिया गया। मतलब आप शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते हो। कहने को तो आपने अकाउंट्स में सम्स किया हुआ है जहाँ पे आप लोग शेयर्स को प्रीमियम पे भी इशू करते हो, पार में भी इशू करते हो और डिस्काउंट में भी इशू करते हो, पर प्रैक्टिकली कंपनी एक्ट 2013 आने के बाद से रोक लगा दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया, नॉट अलाउड कर दिया गया कि आप अपने कंपनी के शेयर्स को डिस्काउंट में इशू करो। मतलब शेयर्स को डिस्काउंट में इशू करना प्रोहिबिट कर दिया गया। प्रोहिबिशन है उस पर, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर आप इशू करते हो तभी आप डिस्काउंट में इशू कर सकते हो, अदरवाइज कोई भी क्लास ऑफ शेयर्स आप इशू करना चाहो डिस्काउंट पे तो पॉसिबल नहीं है, उस पर रोक लगा हुआ है। यू कांट इशू एनी शेयर एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स एट अ डिस्काउंट। अगर आप फिर भी इशू करते हो डिस्काउंट पे तो क्या बोला गया? एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स आप इशू कर सकते हो। अ कंपनी शैल नॉट इशू, मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स के अलावा आप इशू नहीं कर सकते हो क्या? शेयर्स एट अ डिस्काउंट एंड वायलेशन ऑफ दैट अटैचेज अ फाइन ऑफ ₹1 लाख to 5 लाख। मतलब अगर आप फिर भी इशू करते हो अपने कंपनी के शेयर्स को डिस्काउंट पे, 1 लाख से लेके 5 लाख तक का फाइन स्लैप किया जाएगा। नेक्स्ट, ई रजिस्ट्रेशन। To make the process of registration faster and comparable with e-governance। मतलब ई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आया कंपनी एक्ट 2013 आने के बाद से कि आप अपनी कंपनी को चाहो तो ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। आप चाहो तो अपने कंपनी के जितने भी फाइलिंग से रिलेटेड प्रोसेस हैं, कॉम्प्लायंसेस हैं, उनको आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो। तो ई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आया टू मेक द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन फास्टर। तो क्या बोला? टू मेक द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन फास्टर एंड कंपेरेबल विथ ई गवर्नेंस।
E-registration process has been introduced. Next, e-governance. E-governance में क्या बोला? E-governance has been introduced for various companies at different stages such as, मतलब बहुत सारी कंपनीज ने ई गवर्नेंस का प्रोसेस स्टार्ट किया। ई गवर्नेंस का प्रोसेस क्या होता है? सिंपली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली करते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन इलेक्ट्रॉनिकली करते हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्लेस करते हो अपने कंपनी के वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिकली कर देते हो, आप बोर्ड मीटिंग कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जूम के थ्रू होल्ड करते हो, या आपकी कंपनी में मीटिंग होता है और उसमें वोटिंग करना होता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवा देते हो, ई वोटिंग करवा देते हो। ये सब जो आप इलेक्ट्रॉनिकली सारी चीज़ें करते हो, जो आप डिजिटली सारी चीज़ें करते हो अपनी कंपनी के अंदर में, उसे ही कहा जाता है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर वेरियस कंपनी डिफरेंट सच एज, क्या क्या करते हो ई गवर्नेंस के अंदर में? आप सारी चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना, मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, keeping the books of accounts in electronic form, financial statements to be placed in the company's website, holding of board meeting, आप अपनी कंपनी की मीटिंग को हेल्ड करते हो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या जूम ऐप या समथिंग लाइक दैट, मीटिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो ये सारी चीज़ आप कैसे करते हो? इलेक्ट्रॉनिकली जब करते हो उसी को कहा जाता है ई गवर्नेंस। नेक्स्ट आता है वैल्यूअर। वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, स्टॉक, सेल्स, डिवेंचर्स, गुडविल, नेटवर्थ, एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी शैल बी मेड बाय द पर्सन रजिस्टर्ड एज वैल्यूअर। क्या बोला गया? आपके कंपनी के स्टॉक का, प्रॉपर्टी का, डिवेंचर्स का, गुडविल का, नेटवर्थ का, एसेट्स का या लायबिलिटीज का जो वैल्यूएशन करता है उसे कहा जाता है वैल्यूअर। तो इसके लिए अलग से पढ़ाई करना पड़ता है, अलग से आपको कुछ कोर्सेज कंप्लीट करने पड़ते हैं। देन आफ्टर दैट यू टर्न आउट टू बी अ वैल्यूअर। उसके बाद में आप वैल्यूअर बन जाते हो। फिर आपको कंपनीज के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एज अ वैल्यूअर कि आप किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन करो। इस कंपनी का मार्केट वैल्यू क्या है, इस कंपनी की डिवेंचर्स का मार्केट वैल्यू क्या है, इस कंपनी का गुडविल का मार्केट वैल्यू क्या है। वो होता है वैल्यूअर जो वैल्यूएशन करता है। तो क्या बोला वैल्यूअर में? वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, स्टॉक, शेयर्स, डिवेंचर्स, गुडविल, नेटवर्थ, एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी shall be made by the person registered as valuer. The central government shall maintain द रजिस्टर ऑफ द वैल्यूअर। फिर क्या बोला कि जो वैल्यूएशन करता है स्टॉक का, डिवेंचर्स का, नेट एसेट्स का, लायबिलिटीज का, स्टॉक्स का, शेयर्स का, प्रॉपर्टी का, किसी भी कंपनीज का, वो होता है वैल्यूअर। और इन्हें कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट्स क्या करती हैं? अपॉइंट करती हैं या रखती हैं एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। नेक्स्ट, कंपैरिजन बिटवीन द सैलेंट फीचर्स ऑफ कंपनी एक्ट 1956 एंड कंपनी एक्ट 2013। यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है नीचे कि कंपनी एक्ट 56 और कंपनी एक्ट 2013 में क्या डिफरेंसेस है। स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम में क्या बोला? कंपनी एक्ट 1956 में कितने सेक्शंस हैं? 658 सेक्शंस, 15 शेड्यूल्स एंड 13 पार्ट्स। कंपनी एक्ट 2013 में क्या है? 470 क्लॉजेस, 7 शेड्यूल्स और 29 चैप्टर्स। कंपनी एक्ट 1956 में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 50। कंपनी एक्ट 2013 में क्या बोला? द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी हैज इंक्रीज फ्रॉम 50 टू 200। मतलब कंपनी एक्ट 1956 में बोला गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में कितने हो सकते हैं? 50। पर कंपनी एक्ट 2013 जब आया तो उसने कहा नहीं, प्राइवेट कंपनी में आप चाहो तो 200 मैक्सिमम मेंबर्स रख सकते हो। CSR को लेके क्या बोला गया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके बोला गया कि कंपनी एक्ट 1956 में
बोला गया था कि आप CSR चाहो तो करो या ना चाहो तो मत करो, मतलब कंपनी चाहें तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या यूँ कहें कि कंपनी चाहें तो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो मत करें। पर कंपनी एक्ट 2013 आने के बाद से सेक्शन 135 के अंदर में क्या बोल दिया गया, दैट अ कंपनी हैज़ टू अटेंड एटलीस्ट 2% ऑफ देयर नेट प्रॉफिट, मतलब कंपनीज को अपने नेट प्रॉफिट में से 2% एटलीस्ट निकालना होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे, मतलब समाज के लिए पैसा निकाल के रखना होगा, समाज के ऊपर खर्चा करना होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करने होंगे। और किस टाइप के कंपनीज को, इफ़ दे हैव अ नेट वर्थ ऑफ ₹500 करोड़, मतलब अगर 500 करोड़ का आपका नेटवर्थ है तो, या फिर अगर आपका टर्नओवर है 1000 करोड़ का तो, या फिर आपका नेट प्रॉफिट अगर 5 करोड़ तक का है तो। दैट मीन्स कि 3 क्लॉजेज बताए गए। अगर आपकी कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ का है, या टर्नओवर 1000 करोड़ का है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ का है, तो आपको कितना निकाल के रखना होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे सोसाइटी के लिए, 2% ऑफ योर नेट प्रॉफिट। तो 3 क्या क्या क्लॉजेज बताए गए, मतलब किन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है जिनको CSR करना ही पड़ेगा। इधर लिख लेते हैं साइड में। अगर आपकी कंपनी का नेटवर्थ कितना है 500 करोड़, या आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना है 1000 करोड़, या आपकी कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है 5 करोड़, तो आपको क्या करना होगा, CSR करना पड़ेगा। ठीक है, और CSR का परसेंटेज क्या बोला है, 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या बोला वुमेन डायरेक्टर को लेके, नेक्स्ट वुमेन डायरेक्टर को लेके बोला गया। तो कंपनी 1956 में वुमेन डायरेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, पर कंपनी एक्ट 2013 में वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आया और कहा गया कि एवरी लिस्टेड कंपनी, मतलब जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं या पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ का है, या फिर पब्लिक कंपनीज जिनका टर्नओवर 300 करोड़ तक का है, उन्हें एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर रखना होगा। समझते हैं, मतलब बोला गया कि कंपनी एक्ट 1956 में वुमेन डायरेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, मतलब 1956 के कंपनी एक्ट में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि आपकी कंपनी में एटलीस्ट एक डायरेक्टर होनी चाहिए जो वुमेन हो। पर कंपनी एक्ट 2013 आने के बाद में ये बदलाव लाया गया, ये चेंज लाया गया और कहा गया कि आपकी कंपनी को एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर रखना होगा, आपकी कंपनी को एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर रखना होगा। और उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताए गए, मतलब किस किस टाइप को कंपनीज को एक वुमेन डायरेक्टर रखना होगा। क्या बताया गया कि अगर आपकी कंपनी का पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है तो, अगर या पहला या तो आप लिस्टेड कंपनी हो तो, या फिर आपकी कंपनी का पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है तो, या अगर आपकी कंपनी का 300 करोड़ का टर्नओवर है तो आपको एक वुमेन डायरेक्टर रखना होगा। तो अगर इसको हम लिखना चाहें टर्म्स एंड कंडीशंस को वुमेन डायरेक्टर का, तो लिख सकते हैं शॉर्ट में, मतलब पहला, हर लिस्टेड कंपनी को रखना होगा एक वुमेन डायरेक्टर, और अगर पब्लिक कंपनी है तो किस किस सिचुएशन में रखना होगा वुमेन डायरेक्टर, अगर पेड अप शेयर कैपिटल उसका कितना है 100 करोड़ का है, या फिर टर्नओवर उसका कितने का है 300 करोड़ का है, तो आपको एक वुमेन डायरेक्टर रखना होगा। मतलब वुमेन डायरेक्टर रखने के लिए या तो लिस्टेड कंपनी है तो आपको एक वुमेन डायरेक्टर रखना होगा, अगर आप पब्लिक कंपनीज है तो पब्लिक कंपनी है तो अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है या आपका टर्नओवर अगर 300 करोड़ है तो आपको एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर अपनी कंपनी में रखना होगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आया डिविडेंड। डिविडेंड के बारे में क्या बोला गया, कंपनी एक्ट 1956 में बोला गया था कि आपको डिविडेंड अनाउंस करना हो, डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो आप कहाँ से कर सकते हो, आउट ऑफ योर प्रॉफिट्स। पर कंपनी एक्ट 2013 में क्या बोला गया, नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स रिजर्व्स। मतलब कंपनी अपने किसी भी रिजर्व से निकाल कर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट या अनाउंस नहीं कर सकती है एक्सेप्ट फ्री रिजर्व्स। मतलब कंपनी को अगर डिविडेंड अनाउंस करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिक्लेयर करना है, पे करना है, तो वो कहाँ से करेगा, फ्री रिजर्व से, और कोई रिजर्व को हाथ नहीं लगा सकता है कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैच्यूटरी ऑडिटर। स्टैच्यूटरी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को लेके कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 224 सब सेक्शन 5 में बोला गया था कि जो कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर होगा, मतलब कंपनी जब बना, ठीक है ना, उसके बाद में उस कंपनी को जो फर्स्ट ऑडिटिंग की उस कंपनी का जब पहली बार ऑडिट होगा, तो जो पहली बार ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा ऑडिट करने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए, वो कैसे अपॉइंट किया जाएगा, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कब, विद इन 1 मंथ ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी का रजिस्ट्रेशन जब हो गया, वहाँ से 1 महीने के अंदर में ही उसे क्या करना होगा, एक डायरेक्टर अपॉइंट कर देना होगा, मतलब एक ऑडिटर अपॉइंट कर देना होगा, ऑडिटर से बात कर देना होगा कि किसको अपॉइंट करना है। एंड ऑडिटर कब तक के लिए ऑफिस होल्ड करके रखेगा, एंड ही शैल होल्ड ऑफिस अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम, मतलब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक होल्ड करके रखेगा। एज पर सेक्शन 224 सब सेक्शन 1 क्या बोला गया, एवरी कंपनी शैल एट ईच एजीएम। सेक्शन 224 सब सेक्शन 1 के हिसाब से 1956 कंपनी एक्ट में क्या बोला गया कि एवरी कंपनी एट्स ईच एजीएम, मतलब हर कंपनी हर एजीएम में अपॉइंट एन ऑडिटर टू होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। मतलब हर कंपनी हर एजीएम में एक ऑडिटर अपॉइंट करेगा जो नेक्स्ट एजीएम तक उस कंपनी का ऑडिटर रहेगा। एक ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा हर एजीएम में जो नेक्स्ट कमिंग एजीएम के कंक्लूजन तक उस कंपनी का ऑडिटर रहेगा। 1956 का ये कहानी रहा। 2013 में क्या हुआ, कंपनी 2013 में बोला गया कि एवरी लिस्टेड कंपनी कैन अपॉइंट एन इंडिविजुअल ऑडिटर फॉर 5 years एंड अ फर्म ऑफ ऑडिटर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। क्या बोला गया कि अगर किसी इंडिविजुअल ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है तो कितना दिन के लिए अपॉइंट किया जाएगा, 5 years। और अगर फर्म ऑफ ऑडिटर्स, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट के फर्म, ऑडिटर्स फर्म को अपॉइंट किया जाएगा किसी कंपनी का ऑडिट के लिए, तो कितने साल तक उस कंपनी को ऑडिट कर सकता है वो, मैक्सिमम 10 years। और ये जो 5 और 10 years का जो कैलकुलेशन है, ये कहाँ से माना जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट। मतलब जिस दिन आपको अपॉइंट कर दिया गया उस दिन से 5 या 10 साल तक आपका काउंटिंग होगा। उसके बाद 5 साल तक आप उस कंपनी का ऑडिट करोगे अगर आप इंडिविजुअल ऑडिटर हो तो। और अगर आप फर्म ऑफ ऑडिटर है, मतलब ऑडिटर्स फर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, तो 10 years तक ऑडिट कर सकता है। नेक्स्ट, रेसिडेंट डायरेक्टर। रेसिडेंट डायरेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कंपनी एक्ट 1956 में, पर कंपनी एक्ट 2013 में रेसिडेंट डायरेक्टर का एक कॉन्सेप्ट आया। मतलब रेसिडेंट डायरेक्टर कौन होता है, वो डायरेक्टर, मान लो कोई बड़ी कंपनी है, उस कंपनी में 3-4 डायरेक्टर्स है, पर सारे के सारे डायरेक्टर, क्योंकि उस कंपनी के ऑफशोर ऑपरेशंस भी होते हैं, तो डायरेक्टर्स मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर रहते हैं। तो रेसिडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट लाया गया कंपनी एक्ट 2013 में कि हर कंपनी के पास में एटलीस्ट, हर कंपनी के पास में एटलीस्ट एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि सारे डायरेक्टर्स मान लो आपके कंपनी के बाहर रहते हैं, ऑफशोर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं मोस्टली, तो कंपनी को मैनेज कौन करेगा। तो कहा गया कि उन डायरेक्टर्स में से एटलीस्ट एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए जो इंडिया में स्टे करे, जो इंडिया में स्टे करे कम से कम कितना, फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 182 days और मोर इन द प्रीवियस कैलेंडर ईयर। मतलब प्रीवियस कैलेंडर ईयर में जो 182 days या उससे अधिक तक स्टे करेगा उसे ही माना जाएगा रेसिडेंट डायरेक्टर।
नेक्स्ट, और हर कंपनी को एक रेसिडेंट डायरेक्टर रखना होगा। नेक्स्ट, 1% कंपनी। 1% कंपनी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कंपनी एक्ट 1956 में, और कंपनी एक्ट 2013 में रेसिडेंट 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट आया और कहा गया कि कोई भी प्राइवेट कंपनी चाहे तो वो एक 1% कंपनी लॉन्च कर सकता है जिसमें एक सिंगल मेंबर रहेगा और एटलीस्ट एक सिंगल 1 डायरेक्टर रहेगा। ऑब्वियस बात, अगर सिंगल ही आदमी हो और एक डायरेक्टर भी चाहिए तो खुद ही डायरेक्टर बन सकता है, वो मेंबर हो भी रहेगा और डायरेक्टर भी रहेगा। हाँ, एक फ़ायदा है 1% कंपनी के केस में, देयर इज नो कंपल्सन टू होल्ड एन एजीएम। कोई एजीएम होल्ड करने का कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि साल भर में आपको एक एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड करना होगा। कन्वर्सन हो सकता है प्राइवेट एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनी, मतलब पुराने कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं वो चाहें 1% कंपनी बनना, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1% कंपनी, पर शर्त ये है कि उनका पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए। उनका पेड अप कैपिटल होना चाहिए 50 लाख का और टर्नओवर कितने का होना चाहिए, 2 करोड़ का। दैट मीन्स कि अगर कोई एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनी है और वो कन्वर्ट होके ओपीसी 1% कंपनी बनना चाहता है तो क्या शर्त पूरा करना होगा, उस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, 50 लाख, और उस कंपनी का टर्नओवर कितना होना चाहिए, 2 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोपोजिशन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट। क्या बोला गया अंडर कंपनी एक्ट 1956 में, कहानी क्या था एक बार समझते हैं। कंपनी 1956 में स्वेट इक्विटी शेयर्स लेके क्या बोला गया था कि स्वेट इक्विटी शेयर्स मे बी इशूड इफ द कंपनी इज इन ऑपरेशन फॉर एटलीस्ट 1 ईयर एंड दैट मस्ट बी डन अकॉर्डिंग टू द सेबी रेगुलेशन। कंपनी 1956 में बोला गया था कि अगर कोई भी कंपनी 1 साल से अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही है, 1 साल हो गया बिजनेस करते हुए, वो चाहे तो शेयर्स इशू कर सकता है, वो स्वेट इक्विटी शेयर्स चाहे तो इशू कर सकता है, और स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करके वो डिस्काउंट पे शेयर्स इशू कर सकता है। और कंपनी एक्ट 2013 में क्या बोला गया, कंपनी एक्ट 2013 में बोला गया कि एवरी एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स, मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स के अलावा कोई भी कंपनी इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता है, और अगर वो ज़बरदस्ती का डिस्काउंट पे इशू करता है शेयर्स अदर देन द स्वेट इक्विटी शेयर्स, कितने का फ़ाइन लगेगा, 1 लाख से लेके 5 लाख तक का फ़ाइन उसको पे करना पड़ेगा। मतलब कि अगर कंपनी एक्ट 2013 में बोला गया कि स्वेट इक्विटी शेयर्स के अलावा कोई भी क्लास ऑफ शेयर्स को आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हो, और अगर आप फिर भी डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू करते हो तो आपके ऊपर में पेनल्टी कहें या फ़ाइन कहें लगाया जाएगा। फाइन ऑफ ₹1 लाख to 5 लाख विल बी imposed. Next, नेक्स्ट है ई रजिस्ट्रेशन एंड ई गवर्नेंस। क्या बोला गया कि ई रजिस्ट्रेशन और ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट कंपनी 1956 में था क्या, नहीं। उस समय ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिकली इतना अधिक डेटा मेंटेन नहीं होता था, इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग नहीं किया जाता था, इलेक्ट्रॉनिकली अपने वेबसाइट पर अपनी कंपनी के ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट को नहीं डालते थे कंपनीज, वहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉनिकली काम नहीं होता था। पर कंपनी 2013 में आने के बाद से रजिस्ट्रेशन को फास्ट करने के लिए, पूरे के पूरे कॉम्प्लायंसेस के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए ई गवर्नेंस का पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट, पेनल्टी फॉर डायरेक्टर्स को लेकर क्या कॉन्सेप्ट था कंपनी 1956 में कि अगर फ्रॉडलेंट ट्रेड करते हुए डायरेक्टर्स को पकड़ा गया तो दे शैल बी मेड पर्सनली लायबल फॉर देयर डेट्स एंड लायबिलिटीज़।
उन्हें पर्सनली लायबल माना जाएगा अगर फ्रॉड करते पकड़ा गया डायरेक्टर्स को फॉर द डेट्स एंड लायबिलिटीज। और वो डेट्स और लायबिलिटीज कौन डिसाइड करेगा? NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। पर कंपनी एक्ट 2013 में क्या बोला गया? सेक्शन 166 ऑफ 7 के सबसेक्शन 7 के हिसाब से कि अगर किसी भी कंपनी के डायरेक्टर को पकड़ लिया गया किसी भी कंपनी लॉ के सेक्शंस के प्रोविजंस को कंट्रवेन करते हुए, तो उस डायरेक्टर पे फाइन चार्ज किया जाएगा। और वो फाइन कितना रहेगा? विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख, मतलब 1 लाख से ज़्यादा ही रहेगा। एंड विच मे एक्सटेंड अप टू 5 लाख रुपीज़, मतलब 1 लाख से लेके 5 लाख तक का फाइन इम्पोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, की मैनेजरियल पर्सन। की मैनेजरियल पर्सन का कोई कॉन्सेप्ट था क्या कंपनी एक्ट 1956 में? कंपनी 1956 में कोई की मैनेजरियल पर्सन का कॉन्सेप्ट नहीं था। की मैनेजरियल पर्सन का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम कंपनी एक्ट 2013 में लाया गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ की मैनेजरियल पर्सन वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंपनी एक्ट 2013। और की मैनेजर पर्सन किसे माना गया? डायरेक्टर्स एंड की मैनेजर पर्सन आर रेस्ट्रेंड फ्रॉम डूइंग इनसाइडर ट्रेडिंग। की मैनेजर पर्सन किसे माना गया? आप लोगों को पता है ना, CEO, CFO, कंपनी सेक्रेटरी, इन लोगों को की मैनेजरल पर्सन माना जाता है। और की मैनेजरल पर्सनस को रोक लगाया हुआ है वो कंपनी के जिस कंपनी में वो जॉब करते हैं, जिस कंपनी में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सेम कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। या यूँ कहें क्योंकि उनके पास में चाहे CEO, चाहे CFO, चाहे CS हो, क्योंकि ये अपनी कंपनी के की मैनेजरियल पर्सनस होते हैं जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। उन्हें पता होता है कि इनकी कंपनी का शेयर्स का दाम आने वाले टाइम में बढ़ेगा या घटेगा, इसलिए उन्हें रोक लगाया हुआ होता है कि जिस कंपनी में CEO हैं या जिस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी हैं या CFO हैं, वो सेम कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग ना करें, बिकॉज दे हैव एक्सेस टू UPSI। बिकॉज उनके पास में क्या होता है? अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है, तो वो उसका फ़ायदा उठा के शेयर्स में पैसा लगा के अधिक एडवांटेज ले सकते हैं। नेक्स्ट, रजिस्टर ऑफ वैल्यूअर। वैल्यूअर का कोई कॉन्सेप्ट था क्या जो वैल्यूएशन करेगा आपके एसेट्स का, लाइबिलिटीज़ का, गुडविल का, नेटवर्थ का? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था 1956 के कंपनीज एक्ट में। पर 2013 में लाया गया अ न्यू चैप्टर। अ न्यू चैप्टर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन रिलेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ वैल्यूअर, जो क्या करेगा? वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, प्रॉपर्टी, शेयर्स, डिवेंचर्स, गुडविल, नेटवर्थ, एसेट्स, लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल मेंटेन द रजिस्टर ऑफ द वैल्यूअर। सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके के जो वैल्यूअर्स होते हैं उनका रजिस्टर मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट कंपनी एक्ट 1956 में नहीं था, पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया कंपनी एक्ट 2013 में। ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ शेयर होल्डर्स को लेकर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था 1956 में, पर कंपनी एक्ट 2013 में कोरम का कॉन्सेप्ट लाया गया और यहाँ पे डिस्कस किया गया कि कैसे अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन हो शेयर होल्डर्स का। उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए। अगर 1000 मेंबर्स तक आपकी कंपनी में हैं तो आपकी मीटिंग में 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। 1000 से 5000 मेंबर्स तक आपकी कंपनी में है तो 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। अगर आपके कंपनी में 5000 से अधिक मेंबर्स हैं तो 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए आपके कंपनी के मीटिंग में। नेक्स्ट, मिनिमम कैपिटल। मिनिमम कैपिटल का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कंपनी एक्ट 1956 में कि प्राइवेट कंपनी को के लिए मिनिमम कैपिटल कितना था? 1 लाख, और पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम कैपिटल कितना था? 5 लाख। मतलब कंपनी एक्ट 1956 में था कि अगर आपको प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करना है तो प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए था? 1 लाख। और
पब्लिक कंपनी के लिए कितना चाहिए था, 5 लाख। और कंपनी एक्ट 2013 में मिनिमम कैपिटल, चाहे प्राइवेट हो या प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो मिनिमम कैपिटल का है वो ही हटा दिया गया या विड्रॉ कर लिया गया मिनिमम कैपिटल का कॉन्सेप्ट फॉर स्टार्टिंग ऑफ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। ये रहा आपका differences between private company and public, sorry, between Companies Act 1956 and Companies Act 2013.